नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस पे स्वागत है। खंड 1 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के यहाँ पे 30 प्रश्न आते हैं और रीट परीक्षा के अंदर ये 30 प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपके स्कोर को काफ़ी स्कोर बढ़ाने वाले होते हैं, यानी आप 60% आसानी से इसे अचीव कर सकते हैं। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो 30 प्रश्न है वो L1 के विद्यार्थियों के लिए भी होते हैं और L2 के लिए भी दोनों कॉमन होते हैं, ठीक है? तो इसमें किसी प्रकार कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, सेम ही आपके टॉपिक हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा आ रहा है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षक की जो भूमिका है वो कैसी होती है? वर्तमान का जो शिक्षण अधिगम है, यानी बाहर जो पढ़ाने का जो अधिगम का प्रक्रिया है वो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, ठीक है? देखो, बच्चों को सब कुछ पढ़ाने की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को विषय वस्तु स्मरण कराने की, ठीक है? और चौथा ऑप्शन है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। तो इसका डी ऑप्शन आपका राइट होगा कि सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की आवश्यकता होती है, वही एक अच्छा शिक्षक कहलाता है, ठीक है? तो शिक्षक की जो भूमिका है ना, वो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता या मित्र या सहयोगकर्ता के रूप में होगी, तभी आपका जो अधिगम है वो सबसे अच्छा रहने वाला है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे देखो ये प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यीकरण तथा प्रयोग। ये जो 5 सोपान है, ठीक है? ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो गया, ये 5, ये छठा और ये 5 प्रयोग हो गए, ठीक है? यहाँ पे देखो 5 ही प्रयोग हुए हैं, ठीक है? देखो एक डबल कौन-सा आ गया? ये तुलना और ये संबंध है ना, ये एक ही है, ठीक है? 3 है और ये आपका चौथा हो गया और ये आपका क्या हो गया? 5वां हो गया, ठीक है? तो ये 5 सोपान देने वाले कौन है? ठीक है? ये देने वाले हैं हर्बट उपागम। कौन-सा है? हर्बट उपागम। इन्होंने यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था को 5 सोपानों में बाँटा है, ठीक है? इसलिए हर्बट की जो पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। तो इसकी पंचपदीय प्रणाली का नाम है कि इसमें 5 शिक्षण व्यवस्था के सोपान दिए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पंचपदीय प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ से अगर देखो इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। पहले नंबर पे प्रस्तावना आता है, ठीक है? 1 नंबर पे क्या आता है? प्रस्तावना, 2 नंबर पे प्रस्तुतिकरण, 3 नंबर पे तुलना और संबंध, 4 नंबर पे आपका सामान्यीकरण और 5 नंबर पे प्रयोग। आपके प्रश्न जो आता है या तो क्रम का भी आ सकता है, ठीक है? ये किसने दिया है? तो हर्बट ने दिया है। ये कौन-सी प्रणाली है? पंचपदीय प्रणाली है और कितने सोपान दिए? 5 सोपान दिए। तो आपका ये प्रश्न बन सकता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्रम का ज़रूर देखना। अगला है छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले तथा शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका के अंदर हो, ये कैसा उपागम है? छात्र समूह में चर्चा करके समस्या का हल निकाले, ठीक है? तथा शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में रहता हो, तो ये कैसा उपागम है? ठीक है? तो ये जो उपागम है, मृदु उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है या मल्टीमीडिया उपागम है या चौथा जो ऑप्शन है वो निर्मितवाद उपागम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा निर्मितवाद उपागम, ठीक है? तो निर्मितवाद में क्या होता है कि बालकों को छोटे-छोटे समूह में क्या करते हैं, विभाजित करके उनको अलग-अलग समस्या दी जाती है, ठीक है? और जिसका समाधान है ना वो स्वयं चर्चा के माध्यम से ही निकालते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है, शिक्षक की जो भूमिका है ना वो केवल एक मार्गदर्शक या प्रदाता के रूप में होती है, ठीक है? तो ये निर्मितवाद के अंदर ये होता है। अगला सवाल है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये कथन किसका है? ठीक है? ये कथन किसने दिया है? इस गिलफोर्ड ने दिया है, पियाजे ने दिया है, स्किनर ने दिया, वुडवर्थ ने दिया है, ठीक है? तो बच्चे अपने व्यवहार के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। तो ये किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। किसने कहा है? पियाजे ने कहा है, ठीक है? वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने क्या कहा था कि सीखना है ना वो विकास की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने क्या कहा? सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। तो ये जो परिभाषा है ना, ये तो आपकी पियाजे से संबंधित रहेगी। अगला सवाल है, सामाजिक अधिगम का एक उपयुक्त क्रम कौन-सा है? अब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ना, वो किसने दिया है? वो बांडुरा ने दिया है। किसने दिया है? जो बांडुरा वैज्ञानिक है, उन्होंने यहाँ पे इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, ठीक है? अब इन्होंने क्या पूछा है कि इसका क्रम पूछा है, ठीक है? तो इसमें क्रम में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें अवधान होता है। यानी सामाजिक अधिगम के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है? तो अब इन 4 चरणों के अंदर पहला होता है अवधान। क्या होता है? पहला आपका अवधान होगा, दूसरा आपका धारण करना, ठीक है? दूसरा क्या है आपका? धारण करना। तो देखो अवधान इसमें आ रहा है, दूसरा धारण करना है, तीसरा आता है पुण्य प्रस्तुतिकरण। क्या आता है? पुण्य प्रस्तुतिकरण। तो इसमें तो चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं रहेगा, धारण करना पहले आ रहा है तो ये भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो अब ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये आपका सटीक बैठ रहा है, ठीक है? पहले अवधान आएगा 1 नंबर पे, ठीक है? 2 नंबर पे जो आएगा, देखो ये भी गलत आ रहा है, ठीक है? ये भी गलत आ रहा है। तीसरा है, देखो लास्ट वाला है अवधान, ये आपका 1 नंबर पे आएगा, धारण करना ये आपके 2 नंबर पे आएगा, पुण्य प्रस्तुतिकरण ये आपके 3 नंबर पे आएगा और पुनर्बलन ये आपके 4 नंबर पे आएगा। तो ये सामाजिक जो अधिगम सिद्धांत होता है, इसके 4 जो सोपान है ना उनका क्रम है, ठीक है? ये 4 क्रम है, ठीक है? अवधान का मतलब क्या होता है? दूसरों के व्यवहार को देखना, ठीक है? फिर धारणा करना, धारणा का मतलब होता है कि उनके व्यवहार को धारण में अपने आप में लेना, ठीक है? और पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है व्यवहार को दूसरों के सामने क्या करना है? प्रस्तुत करना होता है, ठीक है? और पुनर्बलन का मतलब होता है कि प्राणी को क्या करना है? सकारात्मक पुनर्मिलने पर ही व्यवहार को क्या होता है? वो सीख लेता है, ठीक है? तो ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, करके सीखना, रटकर सीखना, सुनकर सीखना, ठीक है? तो आप सभी को पता ही है, अगर जो बालक करके सीख लेगा तो वो सबसे ही बेस्ट विधि कही जाती है, ठीक है? करके सीखने से छात्र का ज्ञान है ना वो क्या होगा? स्थायी होता है, ठीक है? और सक्रिय रूप से वो क्या करता है? उसे सीखता भी है। अगला सवाल है, किसी कार्य व्यवहार को बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है?
किसी कार्य व्यवहार को बार-बार दोहराने से अधिगम को क्या करता है, बढ़ावा मिलता है। तो ये इसके किस नियम में पुष्टि होती है, ठीक है? तो आपको सबको पता है किसी कार्य व्यवहार को अगर वो बार-बार करेगा, तो बार-बार का मतलब क्या होता है? अभ्यास हो गया, ठीक है? तो बार-बार दोहरान करेगा तो अधिगम को क्या करना बढ़ावा मिलेगा, सही बात है। तो ये तो सीधा अभ्यास का नियम हो गया, याद हो गया आपको अभ्यास का नियम में क्या होता है? बार-बार किया जाता है, ठीक है? एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजाए, ठीक है? तो अभ्यास के नियम में 2 उपनियम भी होते हैं, जैसे उपयोग का नियम या अनुपयोग का नियम, ठीक है? तो आपका तो अभ्यास का नियम इसमें राइट रहेगा। अगला है यहाँ पे देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी दिख रहा है यहाँ पे। इसमें लिखा है बालक के शारीरिक और क्रियात्मक जो विकास की दिशा कैसी होती है? शारीरिक शारीरिक और क्रियात्मक जो विकास होता है ना उसकी दिशा क्या होती है? ठीक है? तो उसकी जो दिशा है ना वो किस प्रकार से होती है? देखो, पैर से सिर तथा सिर के मध्य से छातों छोरों छोरों की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के देखो शारीरिक का मतलब होता है, ठीक है? और एक क्रियात्मक, 2 तरह के होते हैं। तो शारीरिक का मतलब होता है जैसे पैर से सिर, सिर से पैर, ठीक है? पैर से सिर, ये जो शारीरिक में आते हैं। क्रियात्मक में जैसे शरीर के मध्य से छोरों की ओर, शरीर के छोरों से मध्य की ओर, ठीक है? ये ऑप्शन आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन रहेगा आपका डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर तो क्या होता है? ये तो होता है शारीरिक। कैसा होता है? शारीरिक, ठीक है? कौन-सा होता है? शारीरिक। और शरीर के मध्य से छोरों की ओर है ना, ये क्या होता है? क्रियात्मक होता है। क्या होता है? ये आपका क्रियात्मक होता है, ठीक है? तो आपको याद रखना है बालक का जो विकास होता है वो क्रियात्मक और शारीरिक। शारीरिक तो होता है सिर से पैर की ओर, जैसे ऊपर से सिर से पैर की ओर, ठीक है? और शरीर के मध्य से छोरों की ओर यानी सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है? तो ये आपका क्रियात्मक हो जाएगा। तो आप समझ भी चुके होंगे इसको तो। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन है वो सत्य नहीं है? आपको एक सत्य कथन छाँटना है, ठीक है? कि सत्य कथन नहीं है, यानी नहीं है जो पूछा है, मतलब आपके कौन-सा गलत नहीं है, कौन-सा कथन सत्य नहीं है। 3 तो गलत होंगे और 1 सही होगा, तो सही आपको छाँटना है। विकास एक व्यापक अवधारणा है। विकास क्या है? एक व्यापक अवधारणा है, ठीक है? तो इसमें आपसे क्या पूछा है? गलत पूछा है। इसमें देखो वापस एक बार प्रश्न को अपन देख लेते हैं। कौन-सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो 3 तो सत्य है, ठीक है? तो देखो ये पहला ऑप्शन आ रहा है, विकास एक व्यापक अवधारणा है, सही है। विकास में रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, सही है। विकास रेखीय और सक्रिय प्रक्रिया है, तो ये आपका गलत रहेगा। सी वाला ऑप्शन आपका गलत रहेगा। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो ये भी आपका क्या है? सही है। तो ये ए क्या है? ये ए सत्य है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है देखो ये क्यों गलत है? विकास की अगर बात करते हैं तो विकास क्या होता है? सतत चलता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? और विकास क्या होता है? वर्तुलाकार प्रक्रिया है, ठीक है? न कि रेखीय। ये वर्तुलाकार होती है, रेखीय नहीं होती है। विकास की जो प्रक्रिया है ना, वो वर्तुलाकार होती है। कैसी होती है? वर्त तुलाकार, ठीक है? इस तरह की होती है, ठीक है? आपका अगला सवाल है यहाँ पे, बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। बालक क्या है? स्वयं विकास के उन्मुख होने वाला पौधा है। ये कथन किस विद्वान का है? बालक खुद ही क्या होता है? विकास की ओर उन्मुख होने वाला पौधा है। तो ये किसने कहा है? ये फ्रोबेल ने कहा है। किसने कहा है? फ्रोबेल ने कहा है। फ्रोबेल ने कहा है कि बालक है ना स्वयं विकास की ओर उन्मुख होने वाला पौधा है, ठीक है? तो ये आपकी राइट रहेगी। ये परिभाषा इसमें आपकी फ्रोबेल की रहेगी। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन-सी जो प्रेरणा है ना, वो एक विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की एक विधि नहीं है? रुचि उत्पन्न करना, व्यवहार में परिवर्तन, प्रशंसा करना, प्रतियोगिता की भावना उजागर करना, ठीक है? तो इसके अंदर आपका देखो रुचि उत्पन्न करना ये एक प्रेरणा है, सही बात है। व्यवहार में परिवर्तन करना, ठीक है? प्रशंसा करना ये भी सही है, ठीक है? प्रतियोगिता की भावना करना, ठीक है? तो इसमें कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? विधि नहीं पूछा आपने, ठीक है? तो यहाँ पर है ना ये रुचि उत्पन्न करना, व्यवहार में परिवर्तन, ये प्रेरणा की नहीं है। ठीक है? ये प्रेरणा की विधि नहीं है। देखो रुचि उत्पन्न करने के लिए आपको प्रेरणा देनी पड़ेगी। व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए आपको कोई भी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। प्रशंसा करने से प्रेरणा में क्या होती है? वृद्धि होती है। प्रतियोगिता की भावना अगर आप उजागर करोगे तो उसमें क्या होगा? वो व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। तो आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। व्यवहार में परिवर्तन है ना, ये एक प्रेरणा की विधि नहीं है, बाकी ये तीनों प्रेरणा की विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखो एक छात्र गृह कार्य को इसलिए पूर्ण कर रहा है क्योंकि शिक्षक ने उसे पूर्ण करने पर चॉकलेट देने का वादा किया है। देखो ध्यान से समझना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो इस बात को समझ के क्योंकि आपको थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीकों से सवाल को समझ के करना होगा तभी आपके नंबर आएंगे वरना देखो सवाल गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ठीक है इसमें लिखा देखो एक छात्र है ना गृह कार्य को इसलिए पूर्ण कर रहा है क्योंकि शिक्षक ने उसे पूर्ण करने पर चॉकलेट देने का वादा किया है तो छात्र किस प्रकार से अभिप्रेत होगा ठीक है तो छात्र है ना बाह्य रूप से अभिप्रेत हो रहा है क्या होता है बाह्य रूप से यानी उसे चॉकलेट देने का यहाँ पे क्या है वादा दिया है ठीक है तो ये बाह्य रूप से इसमें आपका राइट रहेगा 13वां सवाल है फ्रॉइड है उन्होंने क्या किया है आपके मन को अलग अलग भागों में बांटा है तो यहाँ पे जो मस्तिष्क का कितना भाग है ना वो ए चेतन होता है ए चेतन इन्होंने पूछा है ठीक है तो फ्रॉइड के अनुसार सबसे बड़ा जो है ना वो मन है जो संपूर्ण मन का क्या होता है 9 बटा भाग होता है 9/10 भाग होता है ठीक है कितना भाग होता है 9/10 है ना ए चेतन मन होता है 9/10 ए चेतन होता है तो केवल 1/10 ही क्या होता है चेतन मन होता है ठीक है तो यहाँ पर ये फ्रॉइड ने बताया है ठीक है अगला है व्यक्तित्व के संबंध में असत्य कथन का आपको करना है संदर्भ करना है ठीक है असत्य कथन छाटना किसके बारे में व्यक्तित्व के बारे में ठीक है तो व्यक्तित्व के बारे में एस जो आपका कथन है छाटना ठीक है तो सबसे पहले तो हम व्यक्तित्व का मतलब समझ लेते हैं जो व्यक्तित्व शब्द है ना ये किस भाषा से बना है तो ये एक लेटिन भाषा के सबसे बना है किस भाषा से लेटिन भाषा के सबसे बना है और यहाँ पर जो अंग्रेजी का जो शब्द है वो किसका है इसका परसोना से हुआ किसका हुआ है
पर्सोना जो शब्द है ना, उससे इसकी क्या हुई उत्पत्ति हुई अंग्रेजी शब्द की, इसकी पर्सनैलिटी की, ठीक है? और ये कैसे शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर जो ये पर्सोना है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुकुटा। क्या होता है? इसका मतलब होता है मुकुटा, ठीक है? या नकाब, ठीक है? ये मुकुटा या नकाब। और व्यक्तित्व है ना, ये जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? जन्मजात और अर्जित। तो यहाँ पे लिखा है, व्यक्तित्व निर्माण की जो शुरुआत है ना, वो परिवार से होती है तथा समाज में जाकर पूर्ण होती है, ठीक है? सही बात है, ठीक है? तो इसने क्या पूछा है, हम यहाँ पे एक बार वापस ए सत्य पूछा है, तो आपको गलत वाला छाँटना है। तो व्यक्तित्व निर्माण की जो शुरुआत है ना, वो परिवार से होती है और समाज में जाकर क्या होती है? पूर्ण होती है, सही बात है। व्यक्तित्व है ना, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है? तीसरा ऑप्शन है इसमें, व्यक्तित्व शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो जर्मन भाषा के शब्द पर्सन से हुई है। जर्मन नहीं, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। किससे हुई? ये लैटिन भाषा के शब्द से हुई है और जिसका जो अर्थ है ना, वो मुकुटा या नकाब होता है। तो यहाँ पे जर्मन गलत आ रहा है, बाकी तो ये पूरा सवाल सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा? आपका इसमें सी ऑप्शन राइट रहेगा, ये थोड़ा-सा गलत है। ये जर्मन नहीं, लैटिन शब्द है, ठीक है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन-सी एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है? आपको पता है 3 तरह के मुक्ति होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभयमुखी, ठीक है? तो अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व है ना, उसकी कैसी विशेषता होती है, ठीक है? तो यहाँ पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी ये किसने कहा है? ये युंग ने कहा है। किसने कहा है? युंग ने कहा है, ठीक है? तो ये आपके 3 प्रकार से कहा है। तो इसमें देखो, आपका पहला आ रहा है, विशेषता आपको बतानी अंतर्मुखी की। तो अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है ना, वो कैसा होता है? तो दूसरों के साथ हँसी-मज़ाक करने वाला, ठीक है? समूह का नेतृत्व करने वाला, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने वाला, संदेही, संकालू या एकांत प्रिय। देखो ये संदेही का, संकालू का ये जो गुण है ना, ये हमेशा अंतर्मुखी बालक में होते हैं, ठीक है? वो किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता है, अपने मन में ही विचारों का क्या करता है? संदेह रखता है, संकालू होता है, कम बोलता है, एकांत प्रिय होता है, माने अकेले में रहना पसंद करता है। ये तो क्या होता है? अंतर्मुखी बालक जो होता है ना, उसकी विशेषताएँ हैं, ठीक है? अगला सवाल है, एक छात्र नवीन पुस्तक चाहता है। देखो ये पूरी पहले परिभाषा को देखना है आपको। एक छात्र है ना, नवीन पुस्तक चाहता है, लेकिन माता-पिता अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण पुस्तक दिलाने में क्या है, वो असमर्थ है। तो बालक अपनी पुरानी पुस्तक से ही संतोष अनुभव करता है। तो ये किसका उदाहरण है? ठीक है? ये किसका उदाहरण है? देखो, यहाँ पे हम सीधे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो, अगर वो पुस्तक चाह रहा है नई, लेकिन माता-पिता क्या कर रहे हैं, उसको नहीं दिला रहे हैं, ठीक है? दिलाने में असमर्थ है, तो बालक क्या कर रहा है, अपनी पुरानी किताब से उसको क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक तरह का समायोजन कर रहा है। क्या कर रहा है वो? समायोजन कर रहा है, यानी पुरानी पुस्तक से ही अपना काम चला रहा है, ठीक है? तो उसने क्या कर दिया, समायोजन कर लिया। तो ये अधिगम का है, समायोजन का है, कुसमायोजन का है, प्रेरक का है। तो ये एडजस्टमेंट का है, समायोजन का है, ठीक है? तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट रहेगा। अगला है, ये दो इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, थोड़ा-सा आपको समझना है, लाइन को समझ के आपको जवाब देना है। इसमें लिखा है, राहुल एक विकलांग बालक है, ठीक है? जो अत्यधिक प्रयास करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, तो वह रस क्या करना चाह रहा है, ठीक है? देखो, अगर वो व्यक्ति है ना, वो दिव्यांग है, अगर वो कक्षा में फर्स्ट आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो क्षतिपूर्ति कर लेता है। क्या करता है? क्षतिपूर्ति कर लेगा, यानी उसको ऐसे रहेगा कि भई मैंने एक क्षेत्र में कमज़ोर हूँ, लेकिन दूसरे मैंने क्या कर दिया, पूर्ति कर ली। यानी व्यक्ति एक क्षेत्र की कमी को क्या करता है, दूसरे क्षेत्र में पूरी कर लेता है, यानी अपनी एक ए योग्यता को दूसरे क्षेत्र की योग्यता से क्या कर लेता है, वो ढक लेता है, ठीक है? तो भले ही वो दिव्यांग है, लेकिन वो कक्षा में प्रथम आ गया, तो उसकी ए योग्यता है ना, वो क्या हो गई, हट गई। तो इसको क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्षतिपूर्ति करके आप इसे मोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है? अगला सवाल है, एक बालक जो हिंदी भाषा में उत्कृष्टता को प्राप्त करता है, एक बालक जो हिंदी कक्षा भाषा में उत्कृष्टता को प्राप्त करता है, वे शायद गणित में बेहतर न कर पाए। ये निष्कर्ष निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है? एक बालक हिंदी में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो गणित में कमज़ोर है। तो क्या हो रहा है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का, बहुबुद्धि सिद्धांत का, एकतत्व बुद्धि सिद्धांत का, त्रि-आयामी सिद्धांत का, ठीक है? तो ये किसका आपको कह रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये ना, ये एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत है। क्या ये? एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है? तो एक तत्व बुद्धि के सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें बच्चा हिंदी में तो भले ही उत्कृष्ट है, लेकिन वो गणित में कमज़ोर है, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है, एक तत्व ही है उसमें, जो कि वो एक तत्व पे ही उसका दिमाग चल रहा है, तो एक तत्व बुद्धि के सिद्धांत पे आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन-सा कृत्य अपराधी कृत्य के अंतर्गत नहीं आता है? यानी निम्नलिखित में से कौन-सा कृत्य है जो अपराधी कृत्य के अंतर्गत सम्मिलित है? अपराधी वाला कृत्य है, ठीक है? देखो, अपराधी बालक किसे कहते हैं, ठीक है? जो बालक के द्वारा मान लो है ना, समय-समय पे क्या करते हैं, अपराध किए जाते हैं, ठीक है? जैसे जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना, यौन अपराध करना या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या नशा करना, तो ये सारा क्या कहलाता है? ये आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखो, जुआ खेलना है ना, ये एक आपराधिक कृत्य है। क्या है? एक आपराधिक कृत्य है। इसका डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला है, किसी भी बालक में सृजनशीलता विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यानी कोई एक बालक है, उसमें सृजनशीलता लानी है, यानी क्रिएटिविटी बालक उसको करना है, तो इसमें क्या विकसित करने की अध्यापक को ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यानी विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? देखो, बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट करना, सही बात है। बालक की क्रिया को प्रतिबंधित कभी नहीं करना चाहिए। अगर वो क्रिएटिविटी बालक है, ठीक है? सृजनशील बालक है, यानी वो कलात्मक वस्तुओं से कोई भी उपयोगी चीज़ बना लेता है, तो कलात्मक है, यानी क्रिएटिविटी बालक है। तो उसकी जो क्रिया है ना, उसको कभी प्रतिबंध नहीं करना है, यानी उसको निषेध नहीं, उसको मना नहीं करना चाहिए, ठीक है? बालक को अपूर्ण चिंतन की दिशा में ले जाना चाहिए, सही बात है। बालक के विचारों का सम्मान करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है? तो आपका इसमें प्रतिबंधित वाला ऑप्शन है ना, ये वाला नहीं होना चाहिए, तो ये आपका क्या है, गलत है। ये शिक्षक को नहीं करना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? यानी इसमें से कौन-सा है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं दिखा रहा है, ठीक है? तो प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषताएँ कैसी होती है? जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, सही बात है, ठीक है? उत्कृष्ट विचार,
उत्कृष्ट विचार होने चाहिए, अभिव्यक्ति में नवीनता होनी चाहिए, निर्णय शक्ति का अभाव नहीं होना चाहिए। अगर निर्णय शक्ति का अगर उसमें अभाव है, तो वो प्रतिभाशाली नहीं कहलाएगा, ठीक है? तो ये 3 ऑप्शन इसमें राइट है, लेकिन ये चौथा वाला इसका गलत रहेगा, तो ये वाला नहीं रहेगा। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य नहीं है? यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान है ना, उसके संबंध में गलत कथन आपको क्या करना है, छाँटना है, ठीक है? तो नहीं पूछा है, तो आपको नए वाले में थोड़ा-सा ध्यान रखना है, गलत नहीं करना आपको, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य किया जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, ये व्यापक रूप में जो लेते हैं ना, ये वाला इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है? इसका उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना होता है, बिल्कुल सही बात है। ये विद्यालय से संबंधित जो व्यक्ति है, उसके द्वारा किया जाता है, सही है। उसमें उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है, ये भी सही है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन इसमें गलत रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन इसमें राइट रहेंगे। अगला सवाल है, देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, शिक्षक की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नामांकन बढ़ाने, बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने या उनका पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम यानी मध्याह्न भोजन योजना को शुरू किया गया है। तो ये योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है? यानी मिड डे मील कहते हैं जिसको, ठीक है? तो ये 15 अगस्त 1995 ठीक है? 15 अगस्त 1995 से शुरू हो गई थी, ठीक है? नामांकन में वृद्धि करने और बच्चों की उपस्थिति या पोषण के स्तर को बनाए रखने के लिए इस योजना को शुरू किया, यानी दोपहर में बच्चों को भोजन मिलता है। अगला सवाल है, आरटीई 2009 की धारा 4 में उल्लेखित है। आरटी की जो धारा है 4 में क्या कहा गया है? आरटी की 4 धारा में क्या है कि बालक को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देने की बात करती है धारा 4, ठीक है? आरटी एक्ट यानी बच्चों को 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है आरटी के अंदर, ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन राइट रहेगा। 25वां सवाल है, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक के नाते आपने पाया कि कक्षा में छात्रों में रटने की जो प्रवृत्ति है ना वो अधिक है। इसको रोकने के लिए आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? तो रटने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? तो एक शिक्षक के नाते बच्चों में रटने की जो प्रवृत्ति को अगर रोकना चाहते हैं, तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। कैसे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रटने की प्रवृत्ति के क्या होते हैं? विरोधी होते हैं, ठीक है? निबंधात्मक जो प्रश्न है ना, वो रटने के लिए आपको क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। यानी ठीक है, निबंधात्मक प्रश्नों में क्या रटने की बात होती है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किसी प्रकार के रटने की बात नहीं होती, रटने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, ठीक है? परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ठीक है? तो इसमें देखो संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, इसके अलावा शेष संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ये भी बात सही है, तो ये भी सही है। मूल्यांकन सतत और व्यापक रूप से होता है, ये भी सही है, उपयुक्त सभी। तो इसमें चारों ऑप्शन क्या है? तीनों ऑप्शन इसमें क्या है? राइट है, तो डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला है 27वां सवाल, अधिगम के प्रतिफल के संबंध में सही कथन है, ठीक है? अधिगम प्रतिफल आप जानते हो, ठीक है? अगर आप अधिगम कराएँगे तो लर्निंग आउटकम ज़रूर मिलेगा, ठीक है? ठीक है? और ये दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, क्या होते हैं? दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, इसमें क्या होता है? छात्र संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, ठीक है? तो ये एक दीर्घकालिक उद्देश्य है, बिल्कुल राइट चीज़ है, ठीक है? ये सीखने की प्रक्रिया को अपूर्ण बनाता है, ठीक है? ये सीखने की प्रक्रिया को अपूर्ण बनाता है, तो ये गलत है। इसे छात्र इसे अर्जित नहीं कर सकते हैं, गलत है, अर्जित कर सकते हैं। ये लघुकालिक लक्ष्य है, नहीं ये भी गलत है, ठीक है? तो ये एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है? इसमें क्या होता है, अधिगम प्रतिफल में विद्यार्थी के द्वारा क्या है, निरंतर विकसित और समवर्धित प्रयास किए जाते हैं, ठीक है? तो एक दीर्घकालिक लक्ष्य रहेगा आपका। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार असत्य कथन का आपको कहना छाँटना है। तो एनसीएफ 2005 है, उसका आपको एक असत्य कथन यानी गलत कथन छाँटना है। तो देखो, एनसीएफ 2005 का आरंभ है वो रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति के निबंध के उद्धरण से शुरू हुआ था, ठीक है? तो ये भी सही है। एनसीएफ की जो राष्ट्रीय संचालन समिति के जो अध्यक्ष है ना, वो प्रोफेसर यशपाल थे, ये भी बात सही है, ठीक है? और इनमें 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है, तो ये भी बात क्या है, सही है। 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख इसमें किया गया है और इसमें क्या है, इस एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा सूत्र का विरोध किया गया है, ठीक है? तो इसमें त्रिभाषा सूत्र का विरोध नहीं किया गया है, इसका क्या है, सुझाव दिया गया था। क्या दिया गया है इसमें? सुझाव दिया गया था, इसका विरोध नहीं किया गया, तो इसका आपका है ना, ये जो ऑप्शन है ना, ये डी वाला गलत रहेगा, विरोध नहीं होता, सुझाव हुआ था, ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है, आज का 29वां सवाल है, अन्योन्य निर्धारिता, ठीक है? तो इसका जो देने वाले कौन है, वो अल्बर्ट बांडुरा है। इस संप्रदाय को किसने दिया है? इस संप्रदाय को देने वाले हैं अल्बर्ट बांडुरा, ठीक है? और इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि मानव व्यवहार है ना, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अन्योन्य अंत्यक्रिया का ही फल होता है, ठीक है? तो ये किसने दिया है? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया, जिसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी दिया है। और आज का और अंतिम सवाल है, यहाँ पे लिखा है, संवेग के जो विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है? तो इसका जो प्रतिपादन देखो, लेजरस, कैनन, सैलोमन या कार्बेट, तो सैलोमन जो कार्बेट है ना, इसने यहाँ पे इसको सिद्धांत को दिया है। तो आज के मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस वीडियो में हमने चर्चा की है और ये मनोविज्ञान के जो L1 और L2 के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण 30 सवाल रहने वाले हैं। आपकी प्रैक्टिस क्या है? आपने कितना इसमें से परफॉर्मेंस करके दिखाया है? यानी आपने कितने सवाल आते थे? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।